हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? यूजुअल वैसा ही या कुछ फ़र्क आया लास्ट टाइम के सेशन के बाद? मैं हूँ पुपुल और मैं दोबारा आई हूँ कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए। आज जिन टॉपिक्स पे मैं बात करने वाली हूँ दो तीन हैं। उनमें से सबसे पहला टॉपिक जो है जिस पे मैं बात करूँगी वो ऐसा टॉपिक है, आई थिंक एवरीबडी कैन रिलेट टू इट। हर कोई रिलेट कर सकता है क्योंकि ये हर किसी को आता है, एंड दैट इज़ गुस्सा। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंगर मैनेजमेंट। यार, गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो हर किसी को आता है, लेकिन अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम करता है। गुस्सा कभी भी आ सकता है। मेल नहीं आई, मेल लेट हो गई, मम्मी ने बोल दिया, भाई ने कुछ बोल दिया, बहन ने कुछ बोल दिया, बॉयफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया, एनीथिंग। पर जब तक आप उसके कंट्रोल में नहीं आए तब तक ठीक है। जब तक वो आपके कंट्रोल में है इट्स फाइन। पर अगर आप उसके कंट्रोल में आ जाओ, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। गुस्से की वजह से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, मेडिकल इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़, बहुत कुछ हो जाता है। तो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो हम आज कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। तो कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि गुस्सा हमें एक्चुअली में किसी बात पे आ रहा है, किसी पे आ रहा है, या रीज़न कुछ और है। वी नीड टू रिकग्नाइज द रीज़न। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिकग्नाइज द रीज़न। आप रीज़न रिकग्नाइज करने की कोशिश करो कि गुस्सा अगर आ रहा है वो इंसान पे आ रहा है, सिचुएशन पे आ रहा है, या कोई आपकी अपनी एक प्रॉब्लम है जिसको आपको कहीं बैक ऑफ द माइंड प्रॉब्लम दे रही है और वो आपको परेशान कर रही है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, कई बार भूख लगने पे भी गुस्सा आता है, सीरियसली। एंड इंग्लिश में there's a term called hangry. So when you're hungry and you get irritated, that's hangry. कई बार ठीक से ना सोने की वजह से भी गुस्सा आता है। तो पहले आप ये देखो कि कहीं आपको भूख तो नहीं लग रही, कहीं नींद तो नहीं आ रही, उस वजह से तो आप सारी दुनिया में गुस्सा होते हुए तो नहीं घूम रहे। और अगर ये रीज़न है तो उसके ऊपर वर्क करो। भूख लग रही है, कुछ खाओ, नींद आ रही है, टेक सम रेस्ट, रेस्ट करो थोड़ा सा, गुस्सा अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका कंट्रोल करने के लिए गुस्सा क्या हो सकता है? वेंट इट आउट, नॉट वेंट इट। व्हेन आई से वेंट इट आउट, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू वेंट इट आउट टू अ पर्सन। आप किसी इंसान के ऊपर वेंट इट आउट मत करो, बेचारा ऐसे ही सोचेगा आज क्या हो गया मेरे साथ, मुझे ऐसा सुनने को मिला। वेंट इट आउट का मतलब है आपके फ़ोन में नोट्स करके एक होता है, उसमें आप लिखो, या बेस्ट है पेपर लो, पेन लो, राइट इट डाउन। वट एवर यूर फीलिंग जस्ट राइट इट डाउन। लिखो आप, जिससे दिल कर रहा है, जैसा मर्जी दिल कर रहा है, जिस लैंग्वेज में लिखने का दिल कर रहा है, जिसके बारे में लिखने का दिल कर रहा है, जस्ट राइट इट डाउन एवरीथिंग। एंड थोड़ी देर बाद आप वो पढ़ोगे ना, आपको खुद को हंसी आ जाएगी कई बार कि यार ये मैं क्या बकवास सोच रहा था। दिस ऑलवेज वर्क्स। लिख के देखो, सब कुछ लिखो। ये मत सोचो कि कोई पढ़ लेगा। ऑफ कोर्स आफ्टर राइटिंग इट डाउन यू कैन जस्ट आप फाड़ सकते हो पेपर, जला सकते हो, फेंक सकते हो, कुछ भी करो। लेकिन जब आप लिख रहे हो तो ये मत सोचो कि कोई पढ़ लेगा या क्या होगा। जो फील कर रहे हो उसको लिखो, A to Z। क्या आपको लग रहा है, रीज़न क्या लग रहा है, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, जो भी लग रहा है उसको लिखो। और उसके बाद लिखते लिखते यू विल रियलाइज दैट आपका वो जो गुस्सा है, वो जो एंगर है, वो जो फिट पड़ रहा होता है, धीरे 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 काम डाउन होता है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट पे आती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। जब गुस्सा आता है, और इसके पीछे एक स्टडी हुई है, यू कैन गूगल इट ऑल्सो। जब गुस्सा आता है तो शुरू के 2.5 से 3 मिनट सेकेंड्स, 2.5 to 3 सेकेंड्स अगर आप उसके ऊपर रिएक्शन नहीं देते तो इट गेट्स वेरी इजी टू कंट्रोल इट। इसके ऊपर स्टडीज़ हो चुकी हैं, इसके ऊपर साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी केस स्टडीज़ करी हैं, काफ़ी रिसर्च करी है कि शुरू के 2.5 सेकेंड से 3 सेकेंड्स तक अगर आप अपने गुस्से के ऊपर रिएक्शन नहीं देते, अगर आपको गुस्सा आ रहा है आप नहीं चिल्लाते, आप किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप उसको कुछ नहीं बोलते हो, या यू डोंट डू एनीथिंग डिस्ट्रक्टिव या कुछ भी, फॉर जस्ट 3 सेकेंड्स, तो आप एक्चुअली में गुस्से को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आप उसको बहुत आराम से शांत कर सकते हो। डाइवर्ट योर माइंड फॉर 3 सेकेंड्स। कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या 3 सेकेंड के लिए क्या ऐसा करूं कि मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाए। सिर्फ काउंट करो, 1 2 3 डन, दैट्स इट। 1 2
3 डन। सिर्फ ये मन में बोलो, 3 सेकेंड्स लगेंगे एंड योर एंगर विल गो। एकदम से नहीं जाएगा, लेकिन वो जो एक फिट वाला मोमेंट होता है वो निकल जाएगा। उसके बाद एटलीस्ट यू विल बी इन योर सेंसेस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या सिचुएशन चल रही है, कैसा हो रहा है, उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। एटलीस्ट यू विल बी इन अ सिचुएशन, आप उस सिचुएशन तक पहुंच जाओगे, आप उस हालत में हो जाओगे जहां आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते होगे। क्योंकि अगर 3 सेकंड में ही आपने रिएक्शन दे दिया, फिर वो सिचुएशन नहीं आ पाती, फिर आपको गुस्से को कंट्रोल करने वाला जो चीज़ होती है वो निकल जाती है आपके हाथ से। तो शुरू के 3 सेकेंड्स, 1 2 3 डन, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। जस्ट काउंट इन योर हेड एंड दैट्स इट। गुस्सा जो होता है बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है, और कहते हैं, इट्स अ वेरी वेरी फेमस सेइंग कि गुस्सा, होल्डिंग ऑन टू योर एंगर इज़ लाइक जहर आप पी रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो मर कोई और जाए। तो ये बहुत ही स्टूपिडिटी वाला थॉट है कि जहर आप पी लो और सोचो कि वो सामने वाले को कुछ हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको ही आएगी, आपको ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, सफ़र करना पड़ेगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको ही देखने पड़ेंगे। तो इसलिए गुस्से को जितना हो सके, देयर आर वेज टू कंट्रोल इट, आप कोशिश करो कि वो हो। जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो कोशिश करो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर अगर वो 3 सेकेंड वाला हम रूल अप्लाई करें यहाँ पर, तो कोशिश करो कि आप उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखो। कई बार क्या होता है, आप जब दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखते हैं ना, तो हमें समझ आता है कि शायद गलती हमारी है, या शायद अगर गलती उसकी भी है तो उसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है ये वाला स्टेप, लेकिन अगर आप ये कर पाओगे तो अब 2 चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। एक, आपका गुस्सा जो आप फटने वाली हालत में थे, जो दिमाग फट रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो कंट्रोल में होगा। दूसरा, जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, जिस पे गुस्सा आ रहा है, उससे आपका रिलेशन ख़राब नहीं होगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बंदा, वेयर दैट पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको क्या इश्यू हो रहा है। कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हुई, अगर उससे गलती हुई है तो यू कैन एक्सप्लेन इट टू देम ऑल्सो, दैट यू नो दिस इज़ व्हाट आई फील यू हैव डन रॉन्ग। पर ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब आप अपने आप को दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखो। ज़रूरी नहीं अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सही हो सकता है आप गलत हो सकता है आप सही हो लेकिन दूसरा भी सही हो। तो ये सिचुएशन देखने के लिए अपने आप को थोड़ा दूर से देखना पड़ता है। दूर से देखने के लिए ऑब्वियसली आप, इट्स बेस्ट कि अगर आपके सामने आप किसी के ऊपर या डिस्कशन में आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखो। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा जिससे अगेन यू विल रियलाइज कि नहीं, गुस्से का कोई मतलब नहीं बन रहा, आई शुड रिलैक्स एंड आई शुड थिंक अबाउट इट वाइजली। तो ये छोटी छोटी कुछ माइनर चीज़ें होती हैं, इनको अगर हम अप्लाई कर लें तो बहुत 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 हेल्प हो जाता है। हमें जब हम सुनते हैं या हमें कोई आके बताता है तो लगता है हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन अप्लाई करते टाइम हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसे करके मैं, एंड आई विल नॉट लाई, ऑफ कोर्स मेरे को भी एंगर इश्यूज़ कई बार हो जाते हैं। लाइक कई बार किसी पे गुस्सा आता है, कई बार किसी काम को लेके आ जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के अगर आपको तरीके, जैसे छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, 3 सेकेंड वाला रूल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो, इन सब चीज़ों से बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हो जाते हैं। बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको आप सोच नहीं सकते हो कि अरे ये तो बड़े इजीली हो गया, लेकिन जब गुस्सा आ रहा होता है, फिट पड़ रहा होता है, उस टाइम आपको लगता है कि नहीं इसका तो कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक बार आप उस मोड से जब निकलते हो, आपको पता चलता है कि नहीं यार, इट्स नॉट दैट बैड, इट कैन बी हैंडल्ड, हो जाएगा, पॉसिबल है। गुस्सा हमारी थिंकिंग को बंद कर देता है। गुस्सा हमारे दिमाग को एक पॉइंट पे लाकर खड़ा कर देता है जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं, ये एक बस दीवार आ गई, इसके आगे हम सोच ही नहीं सकते, बस हम उस दीवार के ऊपर सर मारते जाते हैं, जिससे हर्ट हम ही होंगे, वो दीवार को कुछ नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि हम सोचें, रिलैक्स करें, टेक अ डीप ब्रेथ। आप इनहेल एक्सेल कर सकते हो अच्छे से। वही 3 सेकेंड्स वाले में जब मैं आपको बता रही थी कि आप डाइवर्ट करो, तो उसमें ये इनहेल एक्सेल बहुत काम आ सकता है। आप इनहेल करो, एक्सेल करो, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड यू कैन काउंट 1 to 10। इफ़ नॉट, आपको इनहेल एक्सेल नहीं समझ आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दैट, जस्ट काउंट एंड 1 to 10 क्या 1 to 3 काउंट करके डन बोल दो, उसी में हो जाएगा। तो ये था गुस्से का। अगर इसको रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, ये बहुत एक जेनरिक चीज़ें हैं जो मैंने बताई। इफ़ यू फील दैट कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है गुस्से को लेके जो आपको नहीं समझ आ रही है, ऑफ कोर्स हम लोग हैं यहाँ पर, हमें बताओ, डीएम करो, कमेंट करो, हम लोग आंसर करेंगे। एंड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसका सोल्यूशन नहीं होता। सो प्लीज़ हमें भेजो डीएम,
विल आंसर। अच्छा, अब पुराने सेशन में जो किया था उसमें एक काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस करे थे। उसमें से एक टॉपिक का एक पार्ट था स्लीप साइकिल, जो बहुत छोटा सा पार्ट मैंने कवर किया था, जिसके लिए मुझे दोबारा ऑनलाइन भी फिर आना पड़ा थोड़ा सा। कुछ एकदम से क्वेश्चंस काफ़ी आ गए थे, तो उस सेशन के बाद भी हमको काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, डीएम्स आए हैं स्लीप साइकिल के बारे में। काफ़ी लोगों को ये परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट। ये जो लॉकडाउन में हो गया है उसकी वजह से सबके रूटीन ख़राब हो गए हैं, स्लीप साइकिल ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से दे डोंट फील फ्रेश एंड सर दर्द हो रहा है, आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम लोग उसको कवर करें, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो स्लीप साइकिल पहले हमको डिसाइड करना है कि स्लीप साइकिल हमें कैसा रखना है। अब स्लीप साइकिल होता क्या है, पहले ये समझते हैं कि स्लीप साइकिल क्या होता है। आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो, लैपटॉप चार्ज करते हो, बहुत सारे गैजेट्स हैं आप उनको चार्ज करते हो, बट आप अपनी बॉडी को चार्ज करने को निगलेक्ट कर देते हो। बॉडी को चार्ज करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका मोबाइल का चार्ज करना ज़रूरी है। मोबाइल चल जाता है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि बॉडी को अगर फुल चार्ज नहीं मिलता तो इट वॉन्ट फंक्शन प्रॉपरली। तो क्या है कि हमारी बॉडी 5 पार्ट्स में रिचार्ज होती है। एवरी साइकिल इज़ ऑफ 90 मिनट्स, तो उसके हिसाब से 7.5 आवर्स यानी कि 7.5 घंटे हमारा सोना ज़रूरी है। अब 7.5 घंटे आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोग हैं जो इतना तो नहीं सोते, 4 से 5 और ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 4-5 घंटे से 6 घंटे के बीच में लोग सोते हैं, लेकिन हम लोग अगले दिन फ्रेश नहीं फील करते। अब उसको ठीक करने के लिए क्या करें? अब 7.5 घंटे कई बार पॉसिबल होते हैं, कई लोगों के लिए नहीं हो पाते। तो क्या करें ऐसा कि आप लोग अगले दिन फ्रेश फील करो, प्रॉब्लम नहीं हो, आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे? क्योंकि स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ तीनों को बैलेंस करके रखती है। अगर आपकी नींद नहीं ठीक है तो आपकी इमोशनल हेल्थ ख़राब होगी, जिसकी वजह से आपके आसपास के रिलेशन्स में आपको प्रॉब्लम होगी, आपके दोस्तों, फैमिलीज़ में, कलीग्स में आपको इश्यूज़ होंगे। आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं। और फिज़िकल हेल्थ यानी कि आपको डाइजेशन के इशू हो सकते हैं, आपको बॉडी फंक्शनिंग का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये तीनों जो मेन कैटेगरीज हैं, इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल, ये तीनों को आप बहुत इजीली ठीक कर सकते हो सिर्फ अपनी स्लीप साइकिल ठीक करके। नो मैटर आप कितना अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हो, आपका बड़ा अच्छा हेल्दी रूटीन है, आप जल्दी उठ रहे हो, जो भी है आप कोशिश करते हो कि आप ज़्यादा बाहर का खाना ना खाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या करें उसके लिए? तो सबसे आसान तरीका है जो बहुत इजी है और बहुत ऐसा नहीं है कि लगे कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो ये है कि आपका उठने का एक रूटीन होता है, राइट? आप सुबह उठते हो, चाय पीते हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई फ़ोन में देखते हैं, कोई टीवी चलाकर न्यूज़ देखता है, गाने सुनता है, सम पीपल गो फॉर जॉग और जिम, और आप वॉक करते हो, then you go and get fresh and नहाते हो, there's a proper, then you go and have your breakfast, there's a proper routine that you follow every day when you wake up. You wrap up everything and then you're ready for the day. So why not have a routine for the night? Why not सोने के लिए आप एक रूटीन बनाओ? For example, अगर आपको सुबह 8 बजे उठना है तो आप 12:30 सोने का टाइम, एक टाइम फिक्स कर लो, एक टाइम, 12, 12:30, 11:30, 11, इवन इफ इट्स 12:30, 1 रात को एक टाइम फिक्स करो। एवरी डे मेक श्योर दैट आप उस टाइम पे सोने के लिए रेडी हो। अच्छा, तो लेट्स टेक 12:30। अगर 12:30 आपको सोना है तो आप 11:30, 1 घंटा पहले अपना मोबाइल, टीवी ये बंद कर दो यार, लैपटॉप, जो भी है, स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस करो और ये बंद कर दो। उसके बाद क्या करें? उसके बाद यू कैन टेक अ ल्यूक वार्म वाटर का बाथ, यू कैन हैव ग्रीन टी, यू कैन हैव ल्यूक वार्म मिल्क, ऐसा कुछ चीज़ें आप ले सकते हो।
अपना बेड बनाओ, सुबह उठ के जैसे हम बेड बनाते हैं, सब रैप करते हैं, एवरीथिंग हम फिक्स करते हैं, तो रात को सोने के लिए अपना अच्छे से आप बेड बनाओ, मेक इट कोजी। अच्छा सोने के लिए आप अपना पिलोज, अपनी बेडशीट, व्हाटएवर जो भी आप यूज़ करते हो उसको ठीक से रखो। ग्रैब अ बुक। बुक ज़रूरी नहीं है कि कोई हैवी स्टफ ही पढ़ना है आपको, आप कॉमिक्स भी पढ़ सकते हो या हर चीज़ भी पढ़ सकते हो फॉर दैट मैटर। टिल दैट टाइम इट इज़ समथिंग यू आर गोइंग टू रीड। ग्रैब अ बुक। आप बेड में बैठो, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपना रूम टेम्परेचर अपने हिसाब से रखो। कोशिश करो कि कमरे में वाइट लाइट ना हो, येलो लाइट हो। एक फिक्स टाइम हो गया, आराम से जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। यू कैन प्ले सम नाइस म्यूज़िक, जैसे सितार हो गया या कोई भी इंस्ट्रूमेंटल, प्रेफरेबली इंस्ट्रूमेंटल हो। अगर इंस्ट्रूमेंटल नहीं है तो कुछ सॉफ्ट म्यूज़िक आप चलाओ, अपनी बुक पढ़ो, साथ में अपना ग्रीन टी। डोंट टेक कॉफ़ी और डोंट टेक मिल्क वाला चाय। डोंट डू दैट, बिकॉज इवन विदाउट मिल्क वाला चाय, बिकॉज उसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर योर स्लीप। इनफैक्ट अगर आपको नींद का ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप रात को, अगर आपको 12 साढ़े 12 बजे के करीब सोना है, तो आप 7 बजे के बाद डोंट टेक एनी कॉफ़ी और एनी हार्ड ड्रिंक्स और टी फॉर दैट मैटर, क्योंकि इनमें कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन जो होता है आपकी नींद को हटा देता है, मेलाटोनिन के लिए बहुत ख़राब होता है और यू फील फ्रेश, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। तो ये मत करो। क्या करो, ग्रीन टी ले सकते हो, ल्यूक वार्म मिल्क ले सकते हो, गर्म पानी भी ले सकते हो हनी डाल के, और विदाउट हनी नॉर्मल गर्म पानी, नथिंग इन इट, जस्ट हैव सम नॉर्मल वार्म वाटर, नॉट हॉट वाटर, वार्म वाटर। और उसके बाद आराम से आप बैठो, अपना जो टाइम फिक्स किया है। अब व्हेन आई से 12:30 सोने का टाइम है, दैट डजंट मीन कि आप 12:30 शार्प हुए तो आप एकदम बेहोश हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता है। आफ्टर ऑल यूर ह्यूमन, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 12:30 बजे एकदम बेहोश हो जाओ। 12:30 के पौने 1 बजे हो सकते हैं, 12:45 और 12:15 भी हो सकता है। दैट डजंट मैटर एक्चुअली, बट अपने दिमाग में एक टाइम फिक्स कर लो कि 12:30 मुझे सोना है। उसके लिए 11:30 बजे से मुझे अपना स्लीपिंग रिचुअल शुरू करना है, मेरा रूटीन शुरू होना है और वो करना है मुझे। अब आप 12:30 बजे सोओगे, आप खुद देखोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद आपको खुद अपने आप उस टाइम पे नींद आनी शुरू हो जाएगी। आपको सुबह जब आप उठोगे यू विल फील मोर फ्रेश, आपका दिन का आउटपुट ज़्यादा अच्छा निकलेगा, आपका दिमाग अच्छे से, आपको लगेगा कि हाँ इट्स वर्किंग बेटर, यू विल फील लाइटर, बॉडी आपको अपनी लाइट लगेगी और एक हैवीनेस, जो एक टायर्डनेस और हैवीनेस जो होती है वो नहीं लगेगी, अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग हेल्प करती है, बट इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल एंड जिसको बोलते हैं ना, बहुत छोटा सा पार्ट है डीप ब्रीदिंग। अगर आप एक रिचुअल सेट कर लो, उसमें डीप ब्रीदिंग यू कैन ऐड, डेफिनेटली इट हेल्प्स, इट्स डेफिनेटली हेल्प्स अगेन। मेडिटेशन जैसा होता है और उसमें डीप ब्रीदिंग, जैसे मैंने बताया कि इनहेल एक्सेल के ऊपर फोकस करना है, उससे दिमाग रिलैक्स होता है। तो डीप ब्रीदिंग, यस डीप ब्रीदिंग हेल्प्स, बट अगर आप एक प्रॉपर रिचुअल बना रहे हो, एक प्रॉपर रूटीन बना रहे हो, उसमें एक छोटा पार्ट डीप ब्रीदिंग आपकी मदद डेफिनेटली कर सकता है। तो ये आपका एक, अगर आप रिचुअल बना लो और नो मैटर व्हाट आप इसको फॉलो करो रोज़, डेफिनेटली आपको फ़र्क डालेगा ये। और अगले दिन आपका आउटपुट बेटर है, आपको जैसा जो भी, हम लोग बहुत बार लेथार्जिक फील करते हैं, हम समझ नहीं आता कि हम लोग सोए तो हैं लेकिन फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि यार अभी तो नींद पूरी नहीं हुई है। एंड अच्छा, स्लीप साइकिल से ये भी होगा, अगर आप उसको रेगुलेट कर लेते हो, तो अगर आप फॉर एग्जांपल 12:30 से 8 बजे का साइकिल, मतलब ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पूरे 7.5 घंटे नहीं सो पाए तो आपको फिर वही प्रॉब्लम होगी, नहीं। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल सेट करते हो एंड उसके बाद कई बार अगर आप इवन 6 आवर्स की नींद भी पूरी करते हो, यू विल फील वे बेटर देन आपके नॉर्मल जो आप अब्रप्ट आपके स्लीपिंग पैटर्न्स चलते हैं, उसमें आपका जो, अगर आप 8 घंटे की भी नींद ले लो, उससे ये 6 घंटे की नींद ज़्यादा बेटर होगी। इट विल हेल्प यू मोर, इट विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल मैनर। तो ये है,
तो स्लीप साइकिल को लेके इसके अलावा आई थिंक मैंने काफ़ी पोर्शन कवर किया है उसमें। कौन सी चीज़ें हैं, हाँ एक और चीज़ है जो स्लीप साइकिल में आपको बहुत हेल्प करती है, आलमंड्स एंड वॉलनट्स। आप आलमंड्स खा सकते हो रात को एंड वॉलनट्स खा सकते हो, बहुत अच्छे होते हैं आपकी नींद के लिए। ये नहीं अगर खाने का मतलब है तो आप ऐसे नहीं कि 10-15 बादाम खा लिए या आलमंड्स खा लिए, 2-4, नॉट मोर देन 5 एक्चुअली, नॉट मोर देन 5 आप वो खा सकते हो बिफोर मिल्क या ग्रीन टी से पहले खा सकते हो। उससे भी आपका दिमाग रिलैक्स होता है और अच्छी नींद आती है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो स्लीप साइकिल से रिलेटेड है, प्लीज़ आप मुझे बताओ। आप डीएम कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग आंसर करेंगे। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, स्लीप साइकिल। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो थोड़ा सा ऐसा है कि आई थिंक ये भी काफ़ी लोग इससे डील करते हैं, लेकिन हम लोग कई बार पहचान नहीं पाते, इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज नहीं कर पाते। और ये प्रॉब्लम है टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पीपल। ये टॉक्सिक पीपल आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कलीग्स हो सकते हैं। पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि टॉक्सिक लोग क्या होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज़ टॉक्सिक पीपल। सो ये जो टॉक्सिक पीपल होते हैं 3-4 टाइप के होते हैं। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो अपनी नेगेटिविटी आपको देते हैं एंड दे सर्वाइव ऑन दैट। ज़रूरी नहीं ये बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो शायद इंटेंशनली करते हो, बट दैट्स हाउ दे आर, दे सर्वाइव ऑन द नेगेटिविटी एंड दैट्स व्हाट दे गिव यू। मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आसपास आप देखो ध्यान से तो शायद कोई ऐसा इंसान होगा जिसको हमेशा सल्व करने के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो हमेशा उसको रोना है, हर चीज़ में ड्रामा क्रिएट करना है, हर चीज़ को हर चीज़ को बहुत ही ड्रामेटिक वे में प्रेजेंट करना है, एग्जैजरेट करके। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी प्रॉब्लम बड़ी है लेकिन आपकी प्रॉब्लम मैटर नहीं करती है। जैसे हमारे कई बार ऐसे दोस्त होते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स में तो वो रात को 4 बजे भी आपको फ़ोन करेंगे कि आई नीड टू सॉल्व, मेरी बात सुनो। लेकिन जब आप उनको बोलोगे कि लेट्स मीट, लेट्स कैच अप, लेट्स गो देयर, लेट्स गो शॉपिंग और व्हाटएवर फॉर द प्लान, तब आपको जवाब में मिलेगा कि नहीं, आई रियली कांट कम राइट नाउ, या हज़ारों रीजंस है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसे में आपको लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। तो ये जो हो रहा होता है ना, ये होते हैं टॉक्सिक लोग। ये जो हो रहा होता है ये क्या कर रहे होते हैं, ये अपनी नेगेटिविटी आपको दे रहे होते हैं। दे आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन यू। वो अपनी नेगेटिविटी किसी के ऊपर देना चाहते हैं और वो एक यूजुअली वी फॉल इनटू दैट ट्रैप थिंकिंग कि हम तो इनके दोस्त हैं, हमें सुनना चाहिए। हाँ, हमें सुननी चाहिए अपनी फ्रेंड्स की प्रॉब्लम, डेफिनेटली वी आर फ्रेंड्स एंड दैट्स व्हाट फ्रेंड्स डू। हम एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सोल्यूशंस देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, बट एक दूसरे की। ऐसा नहीं होता कि एक जने की ही प्रॉब्लम एक जना सुने जाए लेकिन जब वो इंसान बताने जाए तो वो सुने ना। तो ये टॉक्सिक लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं कि आपको अपनी हर प्रॉब्लम का पार्ट बनाते हैं। दे विल टेल यू यू आर इम्पॉर्टेंट। अगर आप किसी और से बात करना शुरू करते हो या आप कोई और फ्रेंड बनाते हो तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है, जेलसी होती है, या अदरवाइज उनके पास आपके लिए कोई टाइम नहीं होता। लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, दे हैव लॉट ऑफ टाइम। वो आपको 1-1 घंटा बात करके रो सकते हैं, बता सकते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, एंड हाउ देयर लाइफ इज अ मेस। तो ये टॉक्सिक लोग होते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गॉसिपर्स कहते हैं। गॉसिपर्स कौन होते हैं? जिनको हमेशा गॉसिप करने में इंटरेस्ट आता है। अब हमें क्या लगता है, बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये बंदा मेरे साथ आकर गॉसिप अगर कर रहा है तो दैट पर्सन लाइक्स मी, और वो मुझे इसलिए किसी की बुराई करके बता रहा है क्योंकि ये मेरे पे ज़्यादा भरोसा करता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पे भरोसा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ गॉसिप कर रहा है। उसको कोई बंदा चाहिए गॉसिप करने के लिए। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर नॉट देयर, वो शायद आपकी बातें भी गॉसिप कर रहे हैं। तो ऐसे लोग आपसे सीक्रेट्स निकलवाने की कोशिश करते हैं, आपकी बातें जानने की कोशिश करते हैं कि आप के बारे में कोई ऐसी चीज़ हो जिसको बाद में लेके दे कैन डिस्कस विद अदर्स। तो गॉसिपर्स होते हैं। ऐसे लोगों से आप कभी सीक्रेट्स ना शेयर करें, बिकॉज इनको सिर्फ गॉसिप करनी है। वो आपसे गॉसिप बिल्कुल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करते हैं और यू आर वेरी क्लोज टू देयर हार्ट। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलतफहमी है। उनको सिर्फ गॉसिप करना है। ऐसे ही होते हैं लीच। इनको हम बोलते हैं, इट्स अ कैटेगरी। इसमें होता है कि दे विल दीज काइंड ऑफ पीपल, ये वाला कैटेगरी के लोग होते हैं, ये आप पे
सर्वाइव करेंगे ऑन द नेगेटिविटी। लाइक आई सेड, आपको हमेशा फ़ोन करके, पर्सनली मिलके आपके इनपुट्स को, जो भी आप बोलोगे उसको डिक्लाइन करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम भी आपसे ही शेयर करेंगे। तो ये एक कैटेगरी होती है। देन एक और कैटेगरी आती है, इनको हम लोग इसके ऊपर रिसर्च हुई है, उनको बोलते हैं पनिशर। ये कैटेगरी उन लोगों की होती है, टॉक्सिक लोगों की, जो आपकी कोई बात को अग्री नहीं करेंगे, आपसे जेलस होंगे और कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में डाउट डालते रहें अपने आप को लेके। लाइक मैं कैसी दिखती हूँ या मैं कैसे बोलती हूँ, इस बात को लेके वो आपके दिमाग में डाउट डालेंगे कि आप ये काम नहीं कर सकते। एंड इन अ वेरी इनडायरेक्ट मैनर, दे विल नेवर बी डायरेक्ट, दे विल नेवर से दैट हाँ तुम तो कर नहीं सकते हो। वो इंस्टेड तुम नहीं कर सकते हो, वो आपको ये बोलेंगे कि हाँ ट्राई करोगे तो हो ही जाएगा। कहीं ना कोई कुछ नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में डालेंगे। एंड देन दे विल पनिश यू। हाउ विल दे पनिश यू? इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ आपसे या तो ऐसी बात करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ कर देंगे जिससे आप सफ़र करोगे, लेकिन वो आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि अच्छा ये उस वजह से हो रहा है। ये कैटेगरी होती है। देन एक कैटेगरी होती है, उसको हम बॉल एंड चेन कैटेगरी बोलते हैं। ये वाले लोग जो होते हैं, टॉक्सिक लोग, ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपको कभी तरक्की नहीं करने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसा आप उनके साथ हो, जैसा सब चल रहा है वैसा ही चले। दे जस्ट वांट कि हर चीज़ उनके कंफर्ट जोन में रहे। और उनका कंफर्ट जोन क्या है? उनका कंफर्ट जोन है जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसी रहें, जैसे आप उनके साथ हो वैसे रहें। वो आपके कभी भी किसी भी आइडिया पे आपको इनकरेज नहीं करेंगे। आपका न्यू बिजनेस आइडिया है, उस पर बोलेंगे हाँ दिस इज़ नॉट गोना वर्क, ये नहीं हो पाएगा, यूर अ फूल, आप बेवकूफ़ हो, आप ये चीज़ कर रहे हो, यूल रून योर करियर। या बेसिकली आप कहीं भी थोड़ा सा ऊपर उठने लगते हो, वो आपकी टांग पकड़ के नीचे खींच के गिराना चाहते हैं आपको। उसमें वो आपको भी बताएंगे वो कैसे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं या जो भी आपके रिलेटिव हैं या जैसे भी हैं, हाउ दे केयर फॉर यू, हाउ दे कंसर्न फॉर यू। लेकिन वो एक्चुअली में कंसर्न नहीं होते हैं, वो केयर नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। और आपके हर आइडिया को वो थ्रैश करते हैं, आपकी हर चीज़ को, आपके हर एडवाइस को बोलते हैं नहीं ये तो बेकार है, ये तो होगा नहीं। आपको आपके हर डिसीजन पे बेसिकली वो आपको बोलेंगे कि यार ये पॉसिबल नहीं है। किसी ना किसी तरीके से वो आपको ये रियलाइज़ करवाएंगे, या नॉट रियलाइज, बेसिकली दे विल मेक यू कन्विंस दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर कोई बिजनेस आइडिया है या यू वांट टू शिफ्ट योर जॉब और यू वांट टू शिफ्ट to a place somewhere which is far off from wherever you are right now, they will never encourage you. तो ये कुछ 3-4 टाइप की कैटेगरीज है जिसमें टॉक्सिक पीपल आते हैं। दिल के बुरे ज़रूरी नहीं है वो हो, लेकिन that's what their nature is, that's how they are. Maybe they also don't know, but that's how they are. तो ऐसे में क्या करें इन लोगों के साथ कि आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी ना आए? सबसे पहले तो जो मैंने 4 कैटेगरीज बताई हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये 4 कैटेगरीज ही हो, कुछ और भी हो सकती हैं। ये तो ऐसे ही दीज आर जस्ट 4 जेनेरिक कैटेगरीज। तो आप रिकग्नाइज करने की कोशिश करिए। आप देखिए कि क्या आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता रहा है और आपके पास आपके लिए उसके पास कोई टाइम नहीं है। क्या वो आपकी बातों को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा जो आप उसकी इम्पोर्टेंस को जितनी इम्पोर्टेंस उसकी बातों को जितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो? क्या वो आपके लिए उतना टाइम निकाल पाता है जितना आप उसके लिए निकाल रहे हो? तो रिकग्नाइज करने के लिए सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। एक बार जब आप रिकग्नाइज कर लो कि हाँ ये वो लोग हैं जो टॉक्सिक कैटेगरी में बैठते हैं, देन you should learn how to ignore them. Don't avoid them, but ignore. When I say ignore, ऐसा नहीं है कि आप उनके फ़ोन उठाने बंद कर दो, पर जब भी वो अपना कोई ऐसा सल्किंग सेशन शुरू करते हैं, कुछ होता है, तो मेक just tell them that you're busy, और आप किसी काम में हो या कहीं जा रहे हो, कुछ ऐसा करके आप कोशिश करो कि वो जो सल्किंग सेशंस हैं आप उनको अवॉइड करो। थर्ड, प्लीज़ सेट योर बाउंड्रीज। आपके वो दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार हैं या कोई भी है, उनको ये पता होना चाहिए कि ये मेरी बाउंड्री है, इसको मैं क्रॉस इस इंसान के साथ नहीं कर सकता। तो सेट योर बाउंड्रीज। आप उस बंदे को रियलाइज़ कराओ कि यार
दिस इज़ माई लिमिट, इसके बाद आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू इमोशनली और फिजिकली, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू. यू कैन नॉट कॉल मी at 4 and start sulking. You cannot just call me every time and just start sulking about something which is very important to you but otherwise it's actually not a big deal. तो you have to, आपको ये बताना पड़ेगा. You have to tell them in a very polite manner. Of course you can't be rude एंड अग्रेसिव अबाउट दीज थिंग्स. आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा भड़क के उनको नहीं बोल सकते, गुस्सा नहीं कर सकते हो. बहुत ही स्लाइटली और बहुत ही स्लोली आपको ये बात उनको बतानी होगी. बट यू मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट दिस टू देम कि वो आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करें, आपके टाइम को रिस्पेक्ट करें और लिमिट में जो उनको बताया जा रहा है उसके अंदर ही रहें. उससे हो सकता है शुरू में उनको 2-4 बार बुरा भी लगे, बट फॉर अ लॉन्गर रन इट्स गोइंग टू हेल्प यू एंड इट्स गोइंग टू हेल्प देम इन अ वेरी वेरी गुड वे. शायद अपनी मदद करते करते आप उनकी भी मदद कर पाए. मे बी दिस विल मेक देम अ बेटर पर्सन. मे बी आपकी वजह वो किसी और को अगर वो नहीं ढूंढे और अपने ऊपर ध्यान दें कि हाँ, ये अगर ये इंसान मेरे को ये कह रहा है तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा था या कुछ है, तो मे बी आपकी वजह से उनका भी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टॉक्सिक लोगों को एक्चुअली गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक पीपल इज़ नॉट द राइट वे टू से. इट्स बेसिकली अपने आप को नेगेटिविटी से कैसे बचाना है, वो तरीका है ये. एंड तो ये कुछ पॉइंट्स थे टॉक्सिक लोगों के बारे में. आई एम श्योर हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका हम हमेशा सोचते रहते हैं कि ये पता नहीं ऐसे क्यों है, ये क्यों गुस्से में रहते हैं, या अदरवाइज़ आपको वो लोग बड़े खुश लगेंगे लेकिन जब वो आपसे बात करने आते हैं तो उनको अचानक दिल स्टार्ट सल्किंग अबाउट समथिंग. वो इसलिए क्योंकि उनको आप इजी टारगेट दिख गए हो कि ये बंदा मेरी नेगेटिविटी लेगा. एंड आपको अपनी नेगेटिविटी देखे दे विल बी वेरी हैप्पी. वो अपना वो पॉजिटिविटी आपकी खींच लेते हैं. तो आपको वो नहीं होने देना है. आपको रिकग्नाइज़ करना है कि ये लोग कौन है, और रिकग्नाइज़ करके बहुत सिंपल ईजी वेज होते हैं अपने आप को उस नेगेटिविटी से बचाना है. तो ये थे आज के कुछ टॉपिक्स, और इनसे रिलेटेड एंगर मैनेजमेंट, स्लीप साइकिल या टॉक्सिक लोगों के बारे में जैसे हमने डिस्कस किया. अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे डीएम कर सकते हो. आई होप कि आपको अच्छा लगा ये सब सुन के, आपको शायद कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिले. आई होप कि आपके कोई भी अगर प्रॉब्लम इन टॉपिक से रिलेटेड थी तो उसका शायद मैं कुछ सोल्यूशन दे पाई हूँ. और अगर आपको लगता है कि एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं मिल पाई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो. डेफिनेटली हम उसको जवाब देंगे. पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए स्लीप साइकिल को लेके, इसलिए मुझे फिर से आना पड़ा. ये टॉपिक को थोड़ा एक्सपैंड करके उसके ऊपर बात करनी पड़ी. एंड अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कोई चीज़ है जो अभी जेनेरिक से स्पेसिफिक है तो आप प्लीज़ डीएम करो, और आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर all of your queries. And it was a lovely session today, and I hope to see you guys again on next Monday with some new topics. Till then, please be safe, stay at home, and lockdown I think एक हफ्ता और ही रह गया है, तो be little patient. Everything's gonna be fine very soon. Till then, take care. See ya. Bye bye.